Good afternoon, student. Today we discuss the second lecture of the chapter name Political Party. First lecture you learn why do you need political parties, then how many political parties we should have, and national political parties. Already you learn the concept of first topic. Okay, so this is the second lecture of the political party. Now one by one should be concept is very properly understand, and then solve the all type of assignment of this chapter. Okay, so one by one concept should be properly understand. This is the second part of the chapter. Okay, so now one by one concept should be properly understand. हम देखते हैं कि how many parties should we have. ओके, पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पार्टी, नेशनल पार्टी, इन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ा, पर अभी थोड़ा सा सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कितने सिस्टम्स हैं. ओके, सो नाउ पॉलिटिकल पार्टीज, वन पार्टी सिस्टम जिसमें केवल एक ही पार्टी होती है. जैसे चाइना इज हैविंग वन सिंगल पार्टी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी. So only one party allowed to control and run the government. This is the Communist Party of China. Simply example है. So we cannot consider one party system as a good option because they not democratic option. लेकिन हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि वन पॉलिटिकल पार्टी में न अपोजिशन होता है न सपोर्ट होता है. अब तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि सर अरे पॉलिटिकल पार्टी में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है तो फिर इलेक्शन कैसे होते होंगे. इलेक्शन उनके कैसे हो, क्योंकि एक ही पार्टी है. तो इलेक्शन के ऐसा नहीं है. पॉलिटिकल पार्टी सिंबल तो एक ही रहता है, पर नाम पे इलेक्शन होता है. सदस्य मेंबर, जैसे आपके क्लास में 9th क्लास है और 9th क्लास का इलेक्शन हमने डिसाइड किया, तो आपका क्लास 9th ही रहेगा, पर 9th में खड़े होने वाले मेंबर 9th क्लास के होंगे. तो वो एक ही पार्टी. 9th क्लास इज मतलब आपका 10th क्लास मान लो. 10th क्लास इज वन पॉलिटिकल पार्टी. अब उसका कोई नाम नहीं है और 10th क्लास में इलेक्शन लेना है, तो वो 10th क्लास के नाम से ही जाना जाए. 10th एक ये मेंबर, ये नाम, ये नाम, ये नाम. और इलेक्शन के थ्रू सिंपल होता है कि उसमें ही सदस्य 2 से 4 सदस्य खड़े रहते हैं और उसमें से इलेक्शन चॉइस होता है. तो वो क्लास 10 के ही रहेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है. तो वन सिंगल पार्टी, ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. इसका एग्जांपल हो तो उसको हम कभी कंसीडर नहीं करते जो ऊपर के लेवल पे हो. टू पार्टी सिस्टम, पावर यूजुअली चेंज बिटवीन टू मेन पार्टीज. खासकर टू मेन पार्टीज कौन सी दो जगह पे आती है, एक इंग्लैंड और एक अमेरिका. यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड और यूएस मतलब अमेरिका का जो है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए. तो ये दो स्टेट यूएसए और कौन सा यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम. ये किंगडम, तो ये दो कंट्रीज है जहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टी वर्क करती है, एक रूलर पार्टी और एक अपोजिशन पार्टी. ओनली टू मेन पार्टीज हैव सीरियस चेंज ऑफ विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट फॉर्मिंग द गवर्नमेंट. और उन दोनों के बीच में जो पार्टी सबसे ज्यादा जीतती है उसको इलेक्शन में जिताया जाता है. तो सेवरल अदर पार्टीज में भी एग्जिस्ट कांस्टेंट इलेक्शन एंड विन अ फ्यू सीट इन नेशनल लेजिस्लेचर. लेकिन ऐसा नहीं है कि टू पार्टी सिस्टम में कोई अदर पार्टी होती ही नहीं है. होती है लीगल पार्टी, पर उसके पास इतनी मेजोरिटी नहीं रहती है कि वो अपनी गवर्नमेंट बना सके या किसी के साथ कोलिएशन कर सके, गठबंधन कर सके. ऐसा कुछ नहीं वो करा सकती, क्योंकि उसके पास जो पॉपुलरिटी है बहुत लेस रहती है और वो कुछ ग्राउंड लेवल पे ही काम करती है. तो उसको स्टेट या रीजनल लेवल या नेशनल लेवल पे कोई वर्क उनका होता नहीं है. तो दो ही मेन पार्टी होती है और बाकी जो पार्टियां हैं वो कंसिस्ट होती है, पर वो इतना वर्क नहीं करती है. सो टू पार्टी सिस्टम दो कंट्री में वर्क कर रहा है इस समय. यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम जैसे यूके, इन दो कंट्री में काम कर. मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में अप्लाई होता है. खासकर इसके 5 कंट्री के नाम दिए गए. इंडिया, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड लेफ्ट फ्रंट. देखो अपने देश में 3 महत्वपूर्ण
कोलिएशन है, 3 मेन कोलिएशन है अपने इंडिया में। कैसे? एनडीए जो बीजेपी हैंडल करती है, यूनाइटेड प्रोग्रेस यूपीए, इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखना। यूपीए का फुल फॉर्म यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, जो कांग्रेस को लीड करती है, और लेफ्ट फ्रंट जो सीताराम येचुरी जो सीपीएम है वो उनको फाइंड आउट करता है। सो देयर आर 3 मेन पॉलिटिकल 3 मेन कोलिएशन ग्रुप इन इंडिया। नाम पूछे जाते हैं। एनडीए का फुल फॉर्म, बीजेपी एनडीए किसको हैंडल करता है? बीजेपी को करता है, जैसे उसका पूरा फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस। दूसरा आता है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस, और तीसरा आता है लेफ्ट फ्रंट। तो ये 3 सत्ता खासकर इंडिया में कोलिएटेड ग्रुप है, कोलिएशन ग्रुप है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? मल्टी पार्टी सिस्टम। इसको क्या कहते हैं? मल्टी पार्टी सिस्टम। डेफिनेशन क्या है? सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज competed for power and more than 2 parties have a reasonable chances of coming to power, either their own strength in or alliances with other। एक तो अलायंस करती है अदर पार्टियों के साथ, पहला, या तो खुद के दम पर चॉइस होती है, जैसे कांग्रेस अभी बीजेपी खुद के 2/3 बहुमत लेके लोकसभा में विन हुई, तो ये एक काम है। तो विन स्ट्रेंथ एंड political parties come to the power more than 2 parties and have reasonable changes of coming power, either their own strength or alliances with other। ऐसे 3 alliances इंडिया में वर्क करते हैं। एक मार्क के लिए क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो कांग्रेस लीड करती है, और लेफ्ट फ्रंट सीताराम येचुरी या सीताराम येचुरी जो होते हैं वो उसको लेफ्ट फ्रंट को माइंड करते हैं, और उसकी पार्टी है सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी। The government is formed by various political party coming together of coalition, मैं already बता चुका हूँ। The system allow to various of interest opening enjoy political representation। The system, ये system सभी लोगों को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए या गवर्नमेंट में अपनी कंट्रीब्यूशन देने के लिए अलाउ करती है। तो इससे कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपना अस्तित्व दिखा देती है, और अपने अस्तित्व के बलबूते वो सरकार को निर्णय बनाने में या निर्णय रोकने में वो अपना काम करती है। इससे मल्टी पार्टी सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। The party system evolved over a long time, depending on the nature, society, its social, regional diversity, its history of political and system of election। कुछ चीजें जो है इन्वॉल्व ऑफ लॉन्ग टाइम, ये जो सिस्टम है, ये मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत देर तक काम करता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड सोसाइटी। अगर उन लोगों का नेचर एंड सोसाइटी एक जैसी हो, उनके जो पॉलिसीज है वो एक जैसे हो, तो 100% वो वर्क करती है। So this is the symbolic political parties, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी जो एलिफेंट है, कांग्रेस का हैंड है, सीपीएम है, या ये कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम है, या ये प्लेस ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो अभी पश्चिम बंगाल में जिसकी गवर्नमेंट है, उसका ये एक सिंबल है। घड़ी जो है वो नेशनल कांग्रेस पार्टी की, और लोटस जो है बहुजन समाजवादी बीजेपी का है, भारतीय जनता पार्टी का है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में किन किन चीजों पे होना चाहिए, बहुत मायने करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको माइंड करें और अच्छे से लर्न करें, समझ ले। कंट्री वाइड पार्टीज आर नेशनल पार्टी, दिस आर रूल ऑफ वेरियस स्टेट। ओके, वो कई सारे स्टेट में काम करती है और पूरे देश में भी राज करती है। द पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोटर इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट विन एट लीस्ट 4 सीट इन लोकसभा रिकॉग्नाइज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए उसकी रिकमेंडेशन क्या है ये समझिए। क्या होता है? अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन लोकसभा,
एटलीस्ट उनको कम से कम 6% वोट मिलना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको अगर कम से कम 6% वोट लोकसभा इलेक्शन में मिल जाते हैं या स्टेट के इलेक्शन में कम से कम 4 सीटें जीत पाती है, एंड 4 सीटें लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन में 4 और लोकसभा इलेक्शन में एटलीस्ट 4 सीट वो अगर जीतती है तो दोनों मिला के 8 सीट हुई, तब उस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा हासिल होता है। सो दिस ऐसे कितनी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में? देयर आर 6 नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इन इंडिया, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। एक एक करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब आईएनसी, इंडियन जो सबसे बड़ी सत्ता में रही है और उसको बनाया गया था 1885 में, 1885 को बनाया गया था, डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिकल एंड नेशनल स्टेट लेवल। ये 70 साल तक देश में राज्य और केंद्र में सत्ता में रही है। सबसे लंबा सत्ता काल कांग्रेस का रहा है। खासकर रूलिंग पार्टी ऑफ सेंटर 1977, जो उसके बाद 1977 तक वो पूरे आजादी से लेके 1977 तक कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सत्ता में रही। उसके बाद सत्ता बदल हुआ और जब ग्रेट इमरजेंसी लगी इंदिरा गांधी के काल में, और इंदिरा गांधी के काल में इमरजेंसी लगने के बाद उसकी सत्ता को पूरी तरह से हारना पड़ा। लेकिन उसके बाद 3 साल बाद फिर कवर हुआ और 1980 to 89 तक 9 साल तक फिर उन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए। उसके बाद आफ्टर 1989 से जो 1990 से जो कांग्रेस का जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे खत्म हो गया। अब जो पॉलिटिकल पार्टी देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी थी, आज वो पॉलिटिकल पार्टी केवल लोकसभा में 66 सीट पर आकर समेट गई। ये एक उनके काम से लगातार उसका सपोर्ट क्या हुआ है, धीरे धीरे घट गया। A centralized party neither resistor nor offends in the logical orientation उसका है। The party supports secularism, welfare of the weaker section of the minorities। खास कर 2 लोगों के क्वेश्चन उठाती है। weaker of section समाज का जो सबसे निचला तबका है उनके लिए काम करती है, उसके क्वेश्चन उठाती है और उसको अधिकार देने की बात कहती है। एंड सपोर्ट न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, और खासकर 1991 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अर्थ मंत्री मनमोहन सिंह और उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव, इन दोनों ने मिलकर देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का आगमन हुआ, न्यू पॉलिटिकल पॉलिसी को अप्लाई किया और उन्होंने पूरी तरह सपोर्ट देके देश को उस गर्त में बताया जो इकोनॉमिक बहुत दुर्धर कंडीशन थी उसमें नरेंद्र जी, उसमें खासकर मनमोहन सिंह जो अर्थ मंत्री थे उन्होंने देश को बचाया था। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का शॉर्ट इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को बनाया गया था 1980 में और खासकर इसे भारतीय जनसंघ से बनाया गया था। याद रखना, फाउंडेशन ईयर 1980 उसको बनाया गया भारतीय जनसंघ, और खासकर इसका जो मेन मुद्दा है वो हिंदुत्व है। ये किस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ती है? हिंदुत्व पे लड़ती है। द पार्टी डिफाइन इज अ कंसेप्ट ऑफ इंडियन नेबरहुड एंड पॉलिटिक्स। खासकर ये राष्ट्र में नेशनल हुड एंड पॉलिटिकल पार्टी वो इस बात पे मानती है। वंस फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन जम्मू कश्मीर, उनके जीवन में उस पार्टी जब बनी थी तो उनका मेन मकसद था भारत के जम्मू कश्मीर जो एरिया है उसको इंडिया में ज्वाइन करना, और वो आर्टिकल 370 हटा के उन्होंने पूरा भी किया है। तीसरी चीज उनकी एक मेन आइडियोलॉजी थी यूनिफॉर्म सिविल कोड टू ऑल द लिविंग इन द कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ रीजन एंड बैन ऑफ रिलीजन कन्वर्जेंस। ये 2 काम करती है। एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के बारे में उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को बनाया है। दूसरी चीज वो किसी भी तरीके की रिलीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोकना चाहती है। कोई भी एक रिलीजन उन्होंने एक्सेप्ट किया दूसरे रिलीजन में नहीं जा सकता है, वो अपने रिलीजन में रहे। तो रिलीजियंस कन्वर्जन को पूरी तरह से रोकना ये बीजेपी का एजेंडा है। इन सपोर्ट ऑफ बेसिक सब्सटेंटली इंक्रीज इन 1990, और 1990 से इलेक्शन बहुत तेजी के साथ उनका सपोर्ट बढ़ गया। आज वो गवर्नमेंट पूरी तरह से 100%
2 तिहाई बहुमत से लोकसभा में जीत गई है और पिछले 10 साल से सत्ता पर आसीन है। इट्स सपोर्ट बेस अर्ली लिमिटेड नॉर्थ एंड वेस्ट, खासकर जो नॉर्थ और वेस्ट में है उनका जो एरिया है वो बहुत ही लिमिटेड है, आज भी लिमिटेड है, लेकिन अब उसका भी वहाँ सपोर्ट बढ़ा है। जैसे यूपी जैसा बड़ा स्टेट अब बीजेपी के हाथ में आया है तो उन पे भी वो उनको अपने राज करते हैं। साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अभी भी उनका कोई रूल नहीं है, साउथ में अभी भी बीजेपी का कोई खास प्रभाव नहीं है, या पश्चिम बंगाल के एरिया में वहां भी ईस्ट में भी कोई खास का प्रभाव नहीं आता है। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में वो उन्होंने एनडीए बनाया था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस बनाया था, एनडीए बनाया था और उसके तहत उन्होंने कई सारे स्टेट में और राज्यों में सत्ता पाई थी। लोकसभा 2004 के इलेक्शन में उन्होंने बहुत सारी सीटें जीती थी, पर उस समय सत्ता को कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन अब 2010 से 2020 तक 2014 से 2020 तक पूरी तरह से सत्ता में आसीन बन के अभी इनका जनाधार के नरेंद्र मोदी जी के काल में बहुत ज्यादा बढ़ा है और इससे वो अब सत्ता की पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है। बहुजन समाजवादी पार्टी खासकर 1984 में बनाई गई थी और इसके लीडरशिप है कांशीराम, इन्होंने इस पार्टी को बनाया गया था। आप ये कतई मत एग्जाम में लिखना कि पॉलिटिकल पार्टी मायावती ने नहीं बनाई है, मायावती इज द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, पर फॉर्मर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज द नेम ऑफ कांशीराम। उन्होंने कांशीराम ने इस पॉलिटिकल पार्टी को बनाया था और खासकर ये 2 लोगों के लिए काम करती है, दलित आदिवासी बहुजन समाज के लिए काम करती है, ओबीसी एंड रीजनल माइनॉरिटीज के लिए इनका एजेंडा है उन लोगों को सिक्योर पावर अवेलेबल कराने की काम करती है। ड्रॉज इंस्पायरेशन फ्रॉम द आइडिया टीचिंग ऑफ शाहू महाराज, खासकर इनके 3 लोग उनकी आइडियोलॉजी के धारक हैं, मुख्य आधार है। एक पेरियार रामास्वामी, महात्मा फुले, शाहू महाराज एंड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इन 4 विचारों पर बहुजन समाजवादी पार्टी पूरी इंडिया में चलती है। उनके अपने अभी 2014 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें भी 2019 का इलेक्शन हुआ उसमें भी बीएसपी ने 10 सीटें लोकसभा में जीती थी। तो ये एक बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है जो अपनी लेवल पर इन विचारधाराओं को लेकर चलने वाली है। इट इज मेन बेस ऑफ स्टेट, खासकर उसका बेस है उत्तर प्रदेश एंड सस्टेनर रिप्रेजेंट नेबरिंग ऑफ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब। इन स्टेट में उनके 2-2, 4-4 सीटें जीत के अपनी पूरी तरह से अस्तित्व का है उसको दिखाती है, अपना प्रेजेंस दिखाती है। और खासकर ये जो इट्स मेन ऑफ उत्तर प्रदेश से बता दिया। फॉर्मर्स गवर्नमेंट इज उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स ऑफ टेकिंग सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी टाइम, और बहुत बार बीएसपी ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, एक बार बीजेपी के साथ अलायंस करके सत्ता में हासिल किया था। स्टेट में 3 से 4 बार यूपी में अपनी गवर्नमेंट बनाई थी और केंद्र में भी बहुजन समाजवादी पार्टी का अपना एक वर्चस्व है। ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम करती है। सीपीएम के बारे में बात करते हैं तो 1964 में उसको बनाया गया था और बिलीव द मैगजीन लेनिन जो सोशलिज्म है उसके ऊपर पूरी तरह से ये विश्वास करती है और इनका सपोर्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, सोशल डेमोक्रेसी, अपोज ऑफ इंप्लीमेंटेशन एंड कम्युनिज्म, इन 3 चीजों को वो सपोर्ट करती है। एक support socialism, secularism and democratic opposed to implementation of the communication. Accepted democratic election as a useful of helpful means of securing objective of the social economic justice in India. ये political party जो है कम्युनिस्ट political party social justice in India इन मुद्दों पर पूरी तरह से concentrate करती है। अब इंजॉय इसको वेस्ट बंगाल में जैसे तृणमूल कांग्रेस की सत्ता आने से पहले 70 साल तक सीपीएम का राज रहा। उन्होंने पश्चिम बंगाल जितने भी ईस्ट स्टेट है जैसे अरुणाचल प्रदेश से लेके वहाँ पे मेघालय तक पूरी तरह से सपोर्ट इन्हीं सीपीएम का था, लेकिन अब धीरे धीरे उसका जो सपोर्ट है वो कम होता रहा है। खासकर इन जो स्टेट है वेस्ट बंगाल, केरला आज भी है, त्रिपुरा,
स्पेशली स्ट्रॉन्ग इन, और ये खासकर किन लोगों के लिए काम करती है? 5 लोगों के लिए काम करती है। एक पुअर, गरीब लोगों के लिए, फैक्ट्री वर्कर्स जो काम करने वाले वर्कर है उनके लिए काम करती है, फार्मर्स खेती करने वाले, एग्रीकल्चर लेबर्स एंड एंटलीजिस्टा, इन सभी लोगों के लिए वो काम करती है। क्रिटिकल ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज अलाउ टू फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इन द कंट्री। वो फ्री फ्लो मतलब जो फ्री फ्लो ऑफ द कैपिटल, मतलब कैपिटल जो होता है, धन होता है, या उसको बनाने के लिए जो पूंजी लगती है, वो पूंजी गरीबों के हाथ में देने के पक्ष में ये पॉलिटिकल पार्टी हमेशा खड़ी रही है। और वेस्ट बंगाल में मिनिमम 30 साल तक विदाउट ब्रेक 30 इयर्स तक उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी पश्चिम बंगाल में। एंड करंटली सपोर्ट ऑफ ये पॉलिटिकल पार्टी यूपीए को अपना समर्थन देती है, जैसे प्रोग्रेसिव अलायंसेस, मतलब कांग्रेस ने जो गठबंधन बनाया था यूपीए, उस यूपीए को सीपीएम पूरी तरह से सपोर्ट करती है, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती है। दूसरी एक पॉलिटिकल पार्टी है सीपीआई। अब ये सीपीएम और सीपीआई एक साथ ही थी, लेकिन बाद में इन दोनों में झगड़ा हुआ तो अलग अलग हुई। लेकिन सबसे पुरानी पार्टी है 1925 में बनाई थी, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये 1925 को बनाई गई थी और ये भी उसी तबकों को बिलोंग करती है। लेनिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, इन बातों को मानती है। वो हमेशा सफिशिएंट एंड कम्युनिज्म फोर्स, जो खासकर जो कैपिटलाइज है या जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को अगर प्राइवेटाइजेशन, उस प्राइवेटाइजेशन का ये बहुत ज्यादा अपोज करती है। और नेशनलाइज गवर्नमेंट रूल पे ये बहुत यकीन करती है पॉलिटिकल पार्टी। और बिकम अ वीक आफ्टर द स्प्लिट, जैसे 1964 तक ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी के रूप में देश में उभरी थी, लेकिन 1964 में उन दोनों में विभाजन हुआ और इससे सीपीआईएम बनी, जो खासकर अभी मैंने आपको इसके जो पहले बताया था कि कम्युनिस्ट पार्टी एम बना था। और इस पॉलिटिकल पार्टी को कहां कहां सपोर्ट है? केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, 5 स्टेट में ये काम करती है। Advocate of coming together is all left parties building the strong left front। और ये सीपीआई जो सीताराम येचुरी की जो सीपीआई है, भारत की सबसे मजबूत लेफ्ट कंपनी माने, लेफ्ट इंडस्ट्री माने, लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है। इन्होंने कई सारे गवर्नमेंट्स को सपोर्ट किया और खासकर ये भी पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये वो कांग्रेस के ने जो गठबंधन बनाया था यूपीए, उसको प्रोग्रेसिव अलायंसेस को ये पूरी तरह से सपोर्ट करती है। और एनसीपी, ये नेशनल कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार ने उसको बनाया था, खासकर इसको 1999 में बनाया था। ये कांग्रेस से ही अलग, मतलब जो मेन कांग्रेस थी इंदिरा कांग्रेस, उससे अलग होके शरद पवार जी ने अपने लिए एक पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्म किया था, उसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, जिसका सिंबल घड़ी है। ओके, सो ये एक गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म, इन 5 मुद्दों पे खासकर ये काम करती है। ये पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस से ही अलग होकर एक नई पॉलिटिकल पार्टी शरद पवार के द्वारा बनाई गई थी। वॉन्ट्स टू हायर ऑफर ऑफ गवर्नमेंट कंट्री टू नेचुरल एंड बॉर्न सिटीजन ऑफ कंट्री, ये खासकर नेचुरल राइट पे पूरी तरह से प्रेस करती है। एंड वॉन्ट्स टू हाई ऑफर्स ऑफिसेस ऑफ गवर्नमेंट टू कन्फाइन द नेचुरल बॉर्न चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री, जो प्रकृति ने उनको अधिकार दी, उसको अधिकार की रक्षा करना, ये पॉलिटिकल पार्टी का मेन एजेंडा है। और खासकर ये लोकसभा महाराष्ट्र में एक मेजर पार्टी के रूप में वर्क करती है। दूसरा इनका जो जन आधार है मेघालय और आसाम में भी 3 स्टेट में वर्क करती है, मणिपुर, मेघालय एंड आसाम, तीनों स्टेट में उन्होंने अपनी जो प्रेजेंस है वो दिखाई है और बहुत अच्छे से वर्क करती है, इसीलिए उसको स्टेट पार्टी की जगह पर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा हासिल हुआ है। इन कोलिशन पार्टनर ऑफ महाराष्ट्र एक कांग्रेस के साथ कोलिशन पार्टी है। फिलहाल अभी शिवसेना, कांग्रेस और
शिवसेना, कांग्रेस इन और एनसीपी, इन तीनों ने मिलके अभी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनाई है, जिसके सीएम उद्धव ठाकरे जो बाबा साहब ठाकरे के बेटे हैं। और 2004 में ये एक यूनाइटेड मेंबर ऑफ जो यूपीए था उसकी मेंबर 2004 से ये यूपीए का मेंबर बनी हुई है। So this is the overall of second part of the chapter, second lecture of the chapter। हमने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ी। खासकर हमने 1 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, मल्टीपल पार्टी सिस्टम, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन, उसके बाद हमने आईएनसी पढ़ा, बीजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी। तो ये सारी चीजें हमने आज डिटेल्स पढ़ी। आप उसको लर्न करें और समझ ले कि पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से वर्क करती है। सो दिस इज अ very easy chapter, you learn easiest way, try to understand and learn it, make your own notes and to solve the each and every assignment of the chapter। Okay, तब तक के लिए आप इसको लर्न करके रखें।